हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हम नॉलेजिस्ट आपके कैब के एग्जाम्स के लिए स्टैटिस्टिक्स के डेली बेसिस पर क्लासेस लेकर आए हैं और ये क्लास आपके डेली बेसिस पर 1 आवर की रहेगी। तो इसमें हम वो सारा सिलेबस कवर करेंगे जो भी आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का आपके कैब के एग्जाम में आएगा। तो ये क्लास आज की हमारी 31st क्लास है। इसकी प्रीवियसली क्लासेस को जाकर आप देखिए सो डैट आपका सारा सिलेबस स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट हो सके। तो टॉपिक चल रहा था हमारा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये स्टार्टिंग्स की कुछ स्लाइड्स थी जो हमने कवर कर ली थी हमारी प्रीवियसली क्लासेस में। हाँ जी, तो ये आगे का सारा टॉपिक है। ये सारी चीज़ें एक सिंगल सिंगल स्लाइड आपकी मैंने कवर करवाई है। कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिस्क वाला चल रहा था, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कल ये क्रेडिट रिस्क का टॉपिक मैंने स्टार्ट करवाया था। तो ये क्रेडिट रिस्क डन हो चुका था हमारा। इसकी 3 टाइप्स थी, क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क एंड कंट्री रिस्क। ये तीनों टाइप्स भी हो चुके हैं। आपकी एक्सप्लेनेशन करवा दी थी, प्रॉब्लम्स करवा दी थी आपको। देन मैंने आपको करवाया था कल वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क का मीनिंग कर पोर्टफोलियो बता दिया था। वैल्यू एट रिस्क का मीनिंग, इसके की पॉइंट्स एंड फॉर्मूला, इसका 99% कॉन्फिडेंस पर एंड 95% पर एंड 99% पर कैसा होता है। इसकी प्रॉब्लम्स थी। मैंने कहा था इसको एक को मैंने सॉल्व करवा दिया था, बाकी मैंने कहा था कि सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना आप। तो अगर आपको इन सम्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पर कोई डाउट है, सो डैट मैं वो यहाँ पर क्लास में आपको करवा सकूं। ओके, तो यहाँ तक हमारा कल हो चुका था, ये डन है हमारी स्लाइड्स। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, डेट इज ऑप्शन वैल्यूएशन। अब सबसे पहले मैं बता दूं ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। ऑप्शन क्या है आपका? एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं ये मोस्टली 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, थर्ड वन इज अ स्वैप्स एंड द फोर्थ वन इज फ्यूचर फॉरवर्ड स्वैप। और एक था आई थिंक सो हैजिंग का था, आर्बिट्रेज कुछ ऐसे करके था। तो उसी में से एक टाइप यहां पर आपको दी गई है, डेट इज अ ओके स्वैप्स, और एक था हैजिंग लिख रही हूं ऑप्शन सी। तो ये 4 हमारी क्या है, डेरिवेटिव्स होती हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का क्या मीनिंग है यहाँ पर मैं वो भी आपको एक बार क्लियर करवा रही हूँ, सो डैट अगर बेस पता होगा तभी आप आगे चीजों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखवा रही हूँ आपको फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का मीनिंग, यहाँ पर लिख रही हूँ FD। ओके, तो इसको नोट आउट करिए कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव का मतलब ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई कागज जिसका जो अगर आप उसको एक्सचेंज करेंगे कहीं पर जाकर, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा या फिर वो पैसे के बराबर माना जाता है। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसकी वैल्यू जो होती है ना, हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। जैसे कि सपोज करिए आपके पास एक चेक है, अगर उस चेक पर आपने 500 रुपए लिखे हैं तो उसकी वैल्यू 500 रुपए हो जाएगी। अगर उसमें मैंने 5 लाख लिखे हैं तो उस चेक के उस छोटे से टुकड़े की कागज की वैल्यू क्या है आपके लिए, 5 लाख है। तो ये भी एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसकी जो खुद की वैल्यू होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड करता है। हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम, इसकी जो आपकी वैल्यू आपने निकालनी है फाइनेंशियल डेरिवेटिव की, ये किसकी मदद से निकालेंगे, किसके ऊपर डिपेंड होकर निकालेंगे, इसकी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। अब ये अंडरलाइंग एसेट आपका कोई भी हो सकता है, आपका क्या क्या हो सकता है, जैसे कि गोल्ड, ऑयल, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट, करेंसीज एटसेट्रा। कोई भी चीज है जिसकी जिसको आपने कन्वर्ट किया है किसी और फॉर्म में, और वो उसका क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहाया जाएगा। तो अब मैंने आपको फाइनेंशियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्लियर करवा दिया। ये 4 तरह का होता है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स एंड ऑप्शंस। अभी आपका क्या है, सिलेबस का पार्ट है ऑप्शंस के ऊपर, तो मैं यही कवर करवा रही हूँ, दिस वन। तो ऑप्शंस का क्या मतलब होता है कि ऑप्शन एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जिसकी ये क्या, बेस्ड ऑन एन अंडरलाइंग एसेट, और इसकी जो वैल्यू होती है, इस फाइनेंशियल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है
उसका बेस क्या है, इसकी खुद का जो अंडरलाइंग एसेट रहेगा वो रहेगा। अब वो अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, आपके स्टॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव होना और उसकी खुद की जो वैल्यू है वो उसके अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? ओके। देन उसके बाद कहते हैं कि ये क्या देता है आपको। अब आपके पास अगर ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको एक राइट मिलता है, आपको एक हक मिलता है, बट नॉट ऑब्लिगेशन। डेट इज, ये आपकी क्या है, आपको एक राइट देता है कि इसको आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। ऑब्लिगेशन का मतलब कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। डन। तो राइट एंड ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्लियर करिए। राइट में आपके पास चॉइस है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हो कि डिक्लाइन करना चाहते हो। और ऑब्लिगेशन में क्या होता है, ऑब्लिगेशन की ये आपके ऊपर एक कंपल्शन अप्लाई कर देता है, कंपल्सरी आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी, किसी चीज को बाय करना ही पड़ेगा, या किसी चीज को आप ना नहीं भी चाहते तो भी आपको सेल करना ही पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर? ओके। तो ये क्या देता है हमें, ऑप्शंस हमें एक राइट देता है, ना कि एक ऑब्लिगेशन देना, टू बाय और सेल एट फिक्स्ड प्राइस ऑन और बिफोर अ सेट डेट, ठीक है। तो आप किसी चीज को एक या तो बाय कर सकते हो या फिर अपनी मर्जी से सेल कर सकते हो किसी एक फिक्स्ड रेट के ऊपर। 1 मिनट। हाँ जी, देखिए ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस ये आपको एक राइट देता है, ना कि एक ऑब्लिगेशन देना, सो डैट आप किसी चीज को बाय करें। बाय का मतलब होता है कॉल करना, और सेल का मतलब होता है पुट करना, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, पुट कर दिया। किसी चीज को बाय या सेल करने के लिए आपको एक फिक्स्ड प्राइस पर क्या है, एक राइट देता है, ऑन और बिफोर एट अ सेट डेट, या फिर उस डेट से पहले या फिर उस सेट डेट पर, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। जैसे कि सपोज करिए मैंने गोल्ड सोनार की जो शॉप है, आपकी गोल्ड स्मिथ की जो शॉप है, मैंने वहां पर क्या है कुछ एडवांस में क्या है पैसे दे दिए, और मैंने कह दिया कि आज का रेट है 10 ग्राम गोल्ड का, सपोज करिए 1 लाख है, तो मैंने आपको 20,000 दे दिए हैं। आप ना मेरे लिए कोई स्पेसिफिक, आप कुछ भी कॉइन इवन कहो कि आप बनवा रहे हो, आप बना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब मैंने कह दिया ना, तो इससे क्या हो गया, अगर मेरा और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वहां पर क्या मेरे पास चॉइस है, मेरे पास राइट है कि मैं उस चीज को आगे कंटिन्यू करूं। अब आगे वो जो बाकी का गोल्ड है या फिर जो बाकी के पैसे उसको दूं, उस चीज को बाय करूं या ना करूं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें आपको ऑब्लिगेशन होती है। ऑप्शन में आपको एक राइट दिया जाता है, जबकि ये जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है कि बोथ पार्टीज को क्या है, हमें क्या है वो जो चीज है उसको बाय या सेल करना ही पड़ेगा। अगर आपने क्या है दोनों ने लिख लिया कि हमें जो गोल्ड है एक दूसरे को देना ही पड़ेगा, चाहे गोल्ड का प्राइस 2 लाख क्यों ना हो जाए, आपको फिर वही पुराने वाले रेट के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। तो डेट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर आप बंध जाते हो, जो चीज आप नहीं भी करना चाहते आपको वो करनी पड़ती है। लेकिन ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर आपको क्या है एक लिबर्टी दी जाती है, एक राइट दिया जाता है कि उस चीज को खरीदना या ना खरीदना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मर्जी है आप, बस आपने सेफ साइड के लिए उस चीज को एडवांस में फिक्स किया था, आगे करना है कि नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ जी बच्चे, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्लियर करवाया। इसकी 4 टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड वन इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन इज अ स्वैप्स, एंड द लास्ट वन इज अ ऑप्शंस। तो ऑप्शंस हमारा सिलेबस का पार्ट है या फिर इस टॉपिक का पार्ट रहेगा, तो मैं ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शंस का मीनिंग करवाया, और इसी के साथ इसका क्या डिफरेंस रहेगा आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ उसको भी आपको डन करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे, ये आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इसकी कौन सी टाइप है और किस टाइप को आपने कहाँ पर यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा, ओके, द फर्स्ट वन इज अ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने, हर एक जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है, इसकी टाइप होती है। हाँ जी जी, आपने ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेना, आपको कौन सा वाला चाहिए, पुट वाला चाहिए, ऑप्शन होल्डर चाहिए, ऑप्शन राइटर चाहिए, कौन सा चाहिए,
तो जैसी मेरी नीड रहेगी मैं उस तरीके का क्या है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसको बाय करूंगी या फिर उसको ले लूंगी। तो सबसे पहले आपके पास कॉल ऑप्शन। हाँ जी, देखिए कॉल ऑप्शंस में क्या होता है। कॉल ऑप्शंस में यहाँ पर आप किसी को एक राइट देते हो कि मर्जी है आपकी, इस चीज को आप बाय करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो आप मत करो। ओके, कॉल ऑप्शन में क्या है, आप राइट देते हो किसी चीज को बाय करने का। लेकिन इसका टोटली ऑपोजिट है आपके पुट ऑप्शन। यहाँ पर आप राइट तो देते हो, लेकिन यहाँ पर राइट दिया जाता है सेल करने का। आपकी मर्जी है, आप किसी चीज को बेचना चाह रहे हो तो बेचो, नहीं चाहते तो मत बेचो, कोई जबरदस्ती नहीं है आपसे। डेट इज अ पुट ऑप्शन। थर्ड वन इज ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन होल्डर क्या मतलब होता है, वो बंदा जिसने ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ होता है उसको हम ऑप्शन का होल्डर कहते हैं। डेट इज अ बायर ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन का राइटर कौन होता है, वो बंदा जो अपना ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को बेचना चाहता है, राइट करके किसी और को देना चाहता है, उसको हम कहते हैं सेलर ऑफ द ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज अ स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस में क्या होता है, प्री एग्रीड प्राइस फॉर बाइंग एंड सेलिंग। दो पार्टीज हैं ए और बी, इन दोनों ने फिक्स किया जी हम क्या है, ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, इसको हम करेंगे 1 लाख रुपीज में। जिस प्राइस पर आप दोनों पार्टीज क्या है एग्री कर गई हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को डन करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस। हाँ जी, क्लियर। तो ये हमने अभी किया है हमारा स्ट्राइक प्राइस का मीनिंग। नेक्स्ट है आपका मैच्योरिटी डेट। वो दिन जहां जब आपने क्या है जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट था उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। अगर आप चाहते हो किसी चीज को बाय करने वाला अपना राइट टू बाय का यूज करिए। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी उस चीज को सेल करूं तो आप राइट टू सेल का अपना यूज कर सकते हो। डेट टिल द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। वो दिन, उस दिन तक जब तक क्या है आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या है एक्सरसाइज कर सकते थे। हाँ जी, क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज अ यूरोपियन ऑप्शन। तो यूरोपियन ऑप्शन में क्या रहेगा, कह रहे कि कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन मैच्योरिटी। ये अगर आपने यूरोपियन ऑप्शन लिया है तो आप इसको है टिल द ऑप्शन डेट। मतलब अगर आपकी क्या है 20 अप्रैल डेट है तो 20 अप्रैल से पहले आप जब मर्जी लेकर आइए। जैसे कूपन्स होते हैं आपके किसी चीज के, रेफर कोड्स होते हैं, तो आप क्या है एक मैच्योरिटी डेट के पहले पहले तक उसको जब मर्जी यूज करिए, होता है ना इतना। तो लेकिन यूरोपियन ऑप्शन में क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक दिन ही होता है, ओनली ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर ही आप उसको क्या है यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है, अमेरिकन ऑप्शन क्या है, एक्सरसाइज्ड एनी टाइम टिल मैच्योरिटी। तो ये सेम मैच्योरिटी डेट, ये डेट होगी स्पेसिफिक। तो अमेरिकन ऑप्शन में आप इसको किसी भी टाइम पर एक्सरसाइज कर सकते हो मैच्योरिटी से पहले पहले जब मर्जी करो। 1 महीने बाद मैच्योरिटी है तो 1 महीने का टाइम प्रॉपर है आपके पास, 1 तारीख से लेकर आपकी 30 तारीख तक जब मर्जी इसको क्या है आप एक्सरसाइज यूज कर सकते हो। हाँ जी, डन। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइस। ऑप्शन का जो प्राइस है इसके ऊपर कौन सी चीजों का असर पड़ता है। हमारे पास 5 फैक्टर्स रहेंगे जिनका असर पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि किस फैक्टर का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और किस फैक्टर का आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो स्ट्राइक प्राइस, अगर आप दोनों का जो स्ट्राइक प्राइस है जो कम रहेगा तो हायर कॉल प्राइस। मतलब उनको पता है कि ये वाली जो कंपनी है ये अपने ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट बड़े सस्ते बेच रही है, तो वो हर एक बंदा आपके पास आएगा आपको क्या है एक राइट खरीदने कि वो इस चीज को क्या है बाय कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अगर आपका क्या है स्ट्राइक प्राइस कम रहेगा तो आपकी जो कॉल प्राइस है, सॉरी, लोग आपके पास खरीदने आएंगे ना, तो डेट मीन्स उनके पास क्या रहेगा, राइट टू सेल रहेगा। वो राइट टू सेल खरीदने आ रहे कि अभी हम आपसे ले लें, कल को हमारे पास राइट रहेगा कि इसको हम क्या है किसी और को बेच सकते हैं। अगर आपका क्या है हायर स्ट्राइक प्राइस रहेगा तो यहां पर क्या है हायर पुट प्राइस। जो आपका पुट प्राइस है ना, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, कॉल प्राइस में क्या था आपका, कॉल प्राइस में बाय करने का हक ये था भाई, कंफ्यूजन। तो लोग यहाँ पर राइट टू बाय खरीदने आ रहे हैं कि मुझे दे दो हक, मैं इस चीज को खरीद लूं।
और पुट ऑप्शन में क्या लोग आ रहे हैं कि आपसे राइट टू सेल खरीदने के लिए कि मुझे ये हक दे दो, मैं इस चीज को आगे क्या है बेच लूँ, महंगा बिक रहा है तो मैं भी इसको आगे बेच सकूं और महंगा। हाँ जी बच्चे, क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज टाइम मैच्योरिटी। अगर आपके ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी डेट बहुत बहुत ही लंबे समय की पड़ी हुई है, लॉन्ग टाइम मैच्योरिटी डेट है ना, तो इसका क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या है जो वैल्यू रहेगी वो और ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसमें अनसर्टिनिटी ज्यादा है और आने वाले फ्यूचर में हम ये उम्मीद करते हैं कि उस चीज के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ेंगे। मोर टाइम, जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उतनी उसकी वैल्यू रहेगी। थर्ड वन इज अ स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक का प्राइस क्या है? आप कॉल ऑप्शन को तभी प्रेफर करेंगे जब आपके जो ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है ये क्या है, बराबर है या फिर ज्यादा है आपकी परचेजिंग पावर से या फिर इसकी सेलिंग प्राइस से। ठीक है। और आप पुट ऑप्शन को तभी प्रेफर करेंगे जब इसकी वैल्यू क्या है, इधर को आएगा, कम है परचेजिंग पावर या फिर जो भी इसका सेलिंग प्राइस है माइनस पी के साथ। और नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट। अगर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो लोग आपकी कॉल प्राइस को क्या खरीदने की कोशिश करेंगे, और अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो क्या है, लोग आपके पुट प्राइस को खरीदना चाहेंगे। वॉल्टेलिटी ज्यादा है तो क्या है, इंक्रीज आएगा वैल्यू ऑफ बोथ कॉल एंड पुट। वॉल्टेलिटी ज्यादा रहेगी तो दोनों के ऊपर क्या है पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, कॉल ऑप्शन के ऊपर भी और क्या है पुट ऑप्शन के ऊपर भी। हाँ जी, क्लियर बच्चे? ओके, आगे देखिए अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होता है। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लॉस। एक ऐसा आपने फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट करना जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है लॉस के अगेंस्ट। ठीक है। मुझे पता है कि अगर मैंने क्या है आज कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे लॉस हो सकता है, तो उसको मैंने क्या है कह दिया कि आज मैं कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं करना चाहता, आज के 1 महीने बाद हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसा फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट करना जिससे आप अपने आप को लॉस से प्रोटेक्ट कर रहे हो, और हो सकता है कि लॉस को प्रोटेक्ट करते करते आप कुछ प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर दो। डर है कि लॉस ना हो जाए, तो इसलिए क्या है आप अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हो, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। हम अपने हाथ से क्या है कोई मौका गवा रहे हैं ना, हमारे पास मौका था किसी चीज को करने का, एक्सपीरियंस करने का, अगर आप उसको क्या है ऐसे लेट गो करना चाहते हो, गवाना चाहते हो, तो उसको आप क्या है अपॉर्चुनिटी लॉस ही कहेंगे। ऑप्शंस में क्या होता है, ये अगर क्या है प्रोटेक्ट करता है आपको डाउन साइड से, जब मार्केट में क्या है गिरावट होती है, और आपको अलो करता है कि जब आप अपसाइड गेन्स आएंगे तो आप क्या है अर्न कर सके, बट यू पे प्रीमियम, बट लेकिन आपको क्या है वहां पर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन प्रोटेक्ट क्या है आपको क्या है डाउन साइड से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आपको क्या है अलो भी करता है कि अपसाइड गेन्स कर सकते हो, आप क्या है गेन कर सकते हो, बट वहां पर आपको क्या है सिर्फ प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये रहा हमारा बेसिक सा अपॉर्चुनिटी लॉस का मीनिंग। आगे देखिए, अब यह है हमारे पास बायनॉमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, बीओपीएम। इसमें क्या अज्यूम करता है कि हमारे प्राइस में जो मूवमेंट्स आएंगी ये डिस्क्रीट आएंगी। डिस्क्रीट मतलब कभी जैसे प्राइस 5 रुपए है किसी चीज का, तो ये 6, 7, 8 भी हो सकता है, और फिर ये हम 4, 3 भी उम्मीद कर सकते हैं। जहां पर आपका जो प्राइस है उसमें जो चेंजेस आएंगे ये अप डाउन एंड डाउनवर्ड दोनों आ सकते हैं, तो वहां पर क्या है आपका बायनॉमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल अप्लाई होता है। तो इससे क्या है आप इसको क्यों यूज करते हो, आप बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी का यूज करके ऑप्शन की वैल्यू निकालते हो। बायनॉमियल मैंने पीछे करवाई थी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको, तो यहाँ पर आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके ऑप्शन का प्राइस निकालते हो। तो ये रहा आपका इसका फॉर्मूला।
सिर्फ इसको आप रटो मत, पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज के बाद क्या आ रहा है। PPB, NAB, SPR माइनस, तो इस तरीके से आपको बस पूछा जाएगा। या फिर इसमें से किसी एक चीज को उठाकर पूछ ले कि R का मतलब क्या है, SP का क्या मतलब है। तो C इज ऑप्शन प्राइस, ये रहा आपका स्टॉक प्राइस डबल P के साथ, SP स्ट्राइक प्राइस। वन R इज इक्वल टू 1 प्लस रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट जैसे मैं कह दूं कि 5% है, कि इतना तो आप कम से कम कमा ही लोगे। तो जो बिना रिस्क के आप कमा रहे हो तो उसको आप कहते हो रिस्क फ्री रेट। तो 1 प्लस रिस्क फ्री रेट कर देंगे आप। और BNAB का मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवर्ड मूवमेंट्स इन अ पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड में क्या अपवर्ड मूवमेंट्स हुई हैं उसको आपने लिखना है। और एक है आपके पास ब्लैक स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, BSOPM, इसका एडवांस मॉडल। तो इसमें क्या अज्यूम किया जाता है कि हमारे जो कॉन्टिन्यूस चेंज आ रहा है प्राइजेस में, इसमें क्या कहा जाता है कि प्राइजेस में ये नहीं कि प्राइजेस स्थिर रहेंगे, 5 है तो 5 ही रहेगा। वो कहते हैं कि लगातार प्राइस में मूवमेंट आती रहती है, चाहे वो अपवर्ड मूवमेंट हो चाहे वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स, और इसके ऊपर जो रिटर्न्स है ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली रहती है। और इसको वर्डली यूज किया जाता है, आप ऑप्शंस की प्राइसिंग के लिए इसको यूज करते हो इस मॉडल को। हाँ जी, क्लियर बच्चे? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? ओके, तो इसी के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो रहा है। हमने वही सारे टॉपिक्स करवाए हैं आपको इन सारी स्लाइड्स में जो भी आपके सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो अगर वहां पर ऑप्शंस और ऑप्शंस के मॉडल कहाँ कहे गए थे तो हमने सिर्फ वही करवाया, प्लस इसकी टाइप्स करवाई हैं जो आपके सिलेबस में कहा गया था। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि जितने भी हमने टॉपिक करवाए तो उसमें से हमने कुछ छुड़वाया होगा। वही सारे टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे आपके एग्जाम्स के व्यू पॉइंट से। तो चलिए, सिलेबस तो हम कर रहे हैं साथ साथ में, लेकिन जो भी हमने एक टॉपिक पढ़ा है उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक याद है, कौन सी चीज़ों के आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो एक MCQ टेस्ट करते हैं सो डैट आपको एक बार रिवीजन मिल जाए प्रॉपर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी टॉपिक की आपकी। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रिप्रेजेंट, जो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। हाँ जी, हमारे किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रिप्रेजेंट करती, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक चीज कितनी बार अक्कर हो रही है तो वो होता फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसका आंसर हो ही नहीं सकता कतई। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने या ना होने के चांसेस बताती है, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है। किसी चीज की सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, रिस्क नहीं बताता, मीन नहीं बताता। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो किसी चीज के होने के चांसेस बताना, डेट इज अ पॉसिबिलिटी के बारे में ये बताता है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को बताएगा। हाँ जी, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए, जीरो के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहेगी। जीरो का फैक्टोरियल क्या रहता है बच्चे। जीरो का जो फैक्टोरियल होता है ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर में होता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 1। जीरो का फैक्टोरियल, जैसे 1 का फैक्टोरियल अगर करेंगे तो वो भी 1 है, लेकिन जीरो का अगर फैक्टोरियल करना है तो वहां पर भी आप क्या है 1 को ही यूज करते हो, वहां का जीरो नहीं लेते आप। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के द्वारा क्या है, जीरो का फैक्टोरियल का मतलब वहां पर आप 1 लिखेंगे। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अगर आप एक डाई को थ्रोन करते हैं तो कितने टोटल आउटकम्स आ सकते हैं। तो एक डाई जो होती है आपकी, ठीक है, लूडो वाली जो डाइस होती है, तो उसके ऊपर कितने चीजें लिखी जाती है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स होते हैं। तो डेट मीन्स कितने आउटकम्स आने के चांसेस हैं हमारे, 6 आउटकम्स आने के चांसेस हैं। तो एक स्टैंडर्ड डाइट के ऊपर 6 फेसेस होते हैं जिसकी नंबरिंग होती है 1 to 6। तो इसके लिए इसके 6 आउटकम आने के चांसेस रहेंगे। हाँ जी, क्लियर। ओके,
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा रहेगा, जो भी आपको नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं। डेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, अगर मैं आ रहा हूं, एक के आने से हिंदी में लिख रही हूं, हाँ जी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर अगर आपका एक इवेंट अक्कर हो गया, तो उसके अक्कर होने के बाद दूसरे इवेंट होने के अगर एक इवेंट आपका अक्कर हो गया, सपोज करिए अगर क्या है एक पहलू आ गया, तो दूसरे पहलू के आने के जो चांसेस है उसके ऊपर असर पड़ेगा। एक टाइम पर एक ही चीज हो सकती है, अगर एक पहलू हो गया तो दूसरा पहलू नहीं हो सकता। हाँ जी, क्लियर। तो यहाँ जो भी आपको नीचे ऑप्शंस दिए, तो वहां पर क्या आंसर आएगा, गेटिंग अ रेड कार्ड एंड एन एस। रेड कार्ड और एस, अब देखिए रेड कार्ड हमारे पास 26 होते, एस भी हमारे पास कितने होते आई थिंक सो 13 होते। तो अगर एक इसमें से निकाल लिए तो बाकी के होने के चांसेस है ना, तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। सेकंड कहते हैं गेटिंग अ हेड और अ टेल। अगर एक हेड आ गया तो टेल के आने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। हाँ जी जी, ये हो सकता है। गेटिंग अ किंग और अ क्लब। किंग और क्लब, अगर मैंने एक किंग निकाल दिया तो चार किंग होते हैं ना, तो उसके आने के चांसेस रहेंगे ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। गेटिंग अ सिक्स और अ नंबर लेस देन सिक्स, अगर या तो 6 आ जाए या फिर 6 से कम नंबर। अगर बाई चांस 6 आ गया तो 6 से कम नंबर भी तो आ ही सकते हैं, तो ये भी नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हेड एंड टेल कैनॉट अकर टुगेदर इन वन कॉइन टॉस। अगर आप एक बार कॉइन को टॉस करते तो इकट्ठे दो चीजें नहीं आ सकती हैं, तो अगर एक आ गया तो दूसरा नहीं आ सकता। दैट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हाँ जी, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेंट्स विद इक्वल चांस ऑफ अकरेंस आर कॉल्ड। वो इवेंट्स जहां पर हर एक चीज के आने के जो चांसेस है बराबर के हों, तो इक्वल है सारे के चांसेस। वन, अगर एक डाइस है वहां पर सारे अक्षर एक एक बार लिखा गया है, तो एक के आने के चांसेस भी 1/6 है, टू के आने के चांसेस भी 1/6 है, थ्री के आने के चांसेस भी 1/6 है, फोर के आने के चांसेस 1/6 है, फाइव के आने के चांसेस 1/6 है, एंड सिक्स के आने के चांसेस भी 1/6 है। तो जहां पर हर एक चीज के आने के चांसेस बराबर के होते हैं उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ईच आउटकम हैज अ सेम चांस ऑफ अकरिंग। हर एक आउटकम के सेम चांस है अकर होने के। हाँ जी, क्लियर बच्चे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन। वो इवेंट जो कभी भी हो ही नहीं सकता है, ऐसे इवेंट जो कभी नहीं हो सकता उसको हम क्या कहते हैं, असंभव, डेट इज इम्पॉसिबल। बेसिक सा क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि जो इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो जीरो रहेगी, उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग टू कॉइन्स। अगर आपने दो कॉइन्स को टॉस किया है, दो कॉइन्स को टॉस किया, तो अगर मैंने दो हाथों से किया तो अगर एक में हेड आया तो दूसरे में भी हेड आने के चांसेस है। ओके, अगर एक में टेल आया तो दूसरे में भी टेल आने के चांसेस है। ठीक है, अगर पहले में हेड आया तो दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में टेल आया तो दूसरे में भी हेड आ सकता है, इससे अलग तो कुछ नहीं आएगा ना। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बना, 1 2 3 4, तो कहाँ है, हेड हेड टेल टेल। तो देखो जहां पर दो कॉइन है और दो कॉइन के दो पहलू हैं, तो चार सैंपल स्पेस तो बनेगा ही। ठीक है, तो यहां पर ये हेड और टेल अकेला दिया, यहां पर भी नहीं, यहां पर दो सैंपल स्पेस दी गई हैं, और यहाँ पर क्या है, सिंगल सिंगल और इकट्ठा ही, तो ये भी नहीं। तो अगर आपको ना भी पता चले तो यहाँ से आप क्या है इसको निकाल सकते हो। तो हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, तो ये है आपका आंसर। हाँ जी, क्लियर।
तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? ओके, नेक्स्ट देखिए आगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है उसको आप किसके साथ डिनोट करते हो? तो हमने किया था इसको, तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ई। तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को AUB। तो इसका आंसर रहेगा, सॉरी, ये था आपका एडिशन थ्योरम में। ओके, तो कंडीशन लग जाना है, तो कोई भी चीज हो सकती है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो डेट इज ऑप्शन नंबर डी। ए और बी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी हैज अकर्ड। तो ये ए की प्रोबेबिलिटी को बताते हैं कि ए गिवन है आपका, और तो बी की कितनी प्रोबेबिलिटी अक्कर होकर आएगी। हाँ जी, क्लियर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में स्लैश आ जाएगा, ए गिवन है, ये ए की प्रोबेबिलिटी को बताएगा जब बी पहले से अक्कर हो चुका है। ओके, हाँ जी, क्लियर। A/B इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये ए की जो चीज आगे रहेगी ये उसकी प्रोबेबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो जो चीज आगे रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी को बताएगा, और जो दूसरी वाली चीज है ये अक्कर हो चुकी है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी की प्रोबेबिलिटी को बताना जहां पर ए आपका पहले से ही अक्कर हो चुका है। हाँ जी, डन। ओके, आगे देखिए। अ फंक्शन डेट असाइंस रियल नंबर्स टू सैंपल पॉइंट्स इज कॉल्ड। ऐसा फंक्शन जहां पर आप क्या है, रियल नंबर जो होते हैं वो सैंपल के पॉइंट्स को देते हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, सैंपल पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसको हम क्या कहते हैं जहां पर आप नंबर्स असाइन करते हो, उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मैप्स आउटकम्स द न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो जो भी आपका क्या है आउटकम निकल कर आया है ना, उसको आपने क्या एक नंबर असाइन कर दिया, एक नंबर उसको दे दिया, गिव कर दिया उसको, या असाइन कर दिया, उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स इनफिनाइट वैल्यूज इज। एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जो इनफिनाइट वैल्यूज को ले सकता है, ठीक है। तो वो क्या रहेगा? डिस्क्रीट में तो इनफिनाइट नहीं होता, सारी वैल्यूज 1 2 3 होता है, फिक्स्ड में नहीं रहेगा, कांस्टेंट तो चेंज आएगा नहीं। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स जो होते हैं जो चलते रहते हैं, जैसे 5 से लेकर 500 तक, तो इसमें कितनी चीजें आ गई ना, कितने अक्षर आ गए। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स कैन टेक एन इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ये अनगिनत नंबर ऑफ वैल्यूज को ले सकते हैं। इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट डज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्राइब्स। जो आपका PFM है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये वेरिएंस के बारे में बताता है आपको, ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, ये क्यूमुलेटिव वैल्यू के बारे में बताता है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा है, या फिर ये इंटीग्रल बता रहे। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये क्या बताएगा? मास के बारे में बताएगा, तो डेट इज अ प्रोबेबिलिटीज के बारे में बताएगा, हमारी किसकी? डिस्क्रीट वेरिएबल्स की। तो वही यहां पर कहते हैं कि इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वन। तो कह रहे कि हमारा PFM जो है डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जो हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं उसके हर एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटीज बताएगा कि आने के चांसेस हैं, कितने आने के चांसेस है, ये सारी चीजें। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PFM डिस्क्राइब करता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू वेरिएबल्स। Okay, next is the sum of all probabilities in PFM.
तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। द टोटल प्रोबेबिलिटी इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना हो, उसका टोटल हमेशा 1 ही रहता है। आंसर नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज। ये क्या होता है, जो आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये क्या है, एक से बड़ा रहता है, एक से छोटा रहता है, या फिर एक के बराबर रहता है। ये नॉन डिक्रीजिंग एंड बिटवीन 0 एंड 1, ये कम नहीं होता, डिक्रीज नहीं करता, और ये हमेशा 0 to 1 के बीच में रहता। तो प्रोबेबिलिटी की जो जो रेंज होती है वो 0 to 1 है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि ये ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। देन फोर्थ कहते हैं कि रैंडम एंड नेगेटिव, कोई भी हो सकता, कुछ भी उठाकर लिख दो ना जी, नेगेटिव नहीं होता, और ये 0। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर, हाँ जी, सी। तो हमारा जो होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसकी जो रेंज रहती है ये 0 to 1 रहता है, इसको याद रखिएगा। और एंड इंक्रीज और स्टे, नॉन डिक्रीजिंग मतलब कम नहीं होता। तो ये बढ़ता तो है ना, तो डेट इज इंक्रीज करता है और कांस्टेंट रहता है, बढ़ेगा और यह स्थिर रहेगा। हाँ जी, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क अराइजेस व्हेन, ये कब होता है आपका, जब कस्टमर सारे पैसे दे देता जी, नहीं कभी भी नहीं हो सकता। कस्टमर ने पैसे दे दिए तो रिस्क किस चीज का, जब इंटरेस्ट रेट का रिस्क, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, ओके नहीं, इंटरेस्ट रेट का रिस्क के साथ कुछ है ही नहीं। बॉर्वर फेल्स टू रीपे, जो उधार जिसने लिया है वो बंदा फेल हो जाता, पैसे नहीं दे पाता। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, सीधा सिंपल ऑप्शन नंबर सी। डिफॉल्ट, बंदा डिफॉल्ट कर गया, पैसा नहीं दे रहा है, तो डेट इज अ रिस्क ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रिस्क है कि आपकी जो रीपेमेंट नहीं होगी आपकी लोन्स की। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड लॉस का, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला है फर्स्ट वाला पी डी मल्टीप्लाई ई ए डी, दिस फॉर्मूला एस्टिमेट्स क्रेडिट लॉस रिस्क। तो पीछे वाली स्लाइड्स को देखिए, वहां पर जो भी आपका फॉर्मूला इसको लर्न करिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 माइनस एल जी डी आएगा ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, 1 माइनस एल जी डी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, VAR वैल्यू एट रिस्क इज मेनली यूज्ड फॉर, किसके लिए इसको यूज किया जाता है, अकाउंटिंग के लिए, बजटिंग के लिए, लॉस की फॉरकास्टिंग के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, और सैलरी की एस्टिमेशन के लिए। तो वैल्यू एट रिस्क को हम क्या है देखते हैं कि हमें क्या है, कितना रिस्क है, रिस्क देखना, डेट मीन्स लॉस देखना। तो ये हमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, लॉस की फॉरकास्टिंग करने में मदद करता है। वैल्यू एट रिस्क एस्टिमेट्स द पोटेंशियल लॉस, पोटेंशियल मतलब कितना संभव वाला लॉस है आपका एक इन्वेस्टमेंट में। हाँ जी बच्चे, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज हायर द वॉलेटिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो द वैल्यू एट रिस्क कितना रहेगा। वॉलेटिलिटी मतलब अप एंड डाउन आना, ऐसे 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 मार्केट आपका मतलब रेट जो है अर्निंग्स का कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है तो उतनी ज्यादा उम्मीद है कि हाँ भी क्या पैसा बढ़ भी सकता है, ठीक है, और डर है कि पैसा कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर वॉलेटिलिटी होने का मतलब क्या है, ग्रेटर लॉस होने के चांसेस है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वैल्यू हायर द वॉलेटिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो, तो रिस्क क्या है, ज्यादा रहेगा, डेट इज रिस्क आपका इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको एक राइट देता है कि आप उसको सेल कर सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेल करने का मतलब पुट ऑप्शन, और बाय करने का मतलब कॉल ऑप्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुट ऑप्शन अलोज द होल्डर टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। यहाँ पर आपके पास होल्डर को अलो किया जाता है या फिर राइट दिया जाता है कि आप क्या उस अंडरलाइंग एसेट को क्या है अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। अ कॉल ऑप्शन बिकम्स वर्थलेस इफ, आपका जो कॉल का ऑप्शन है, कॉल का ऑप्शन मतलब बाय वाला ऑप्शन, ये किससे काम का नहीं रहता, इसकी कोई वर्थ नहीं रहती है। कब नहीं रहती है वर्थ इसकी, जब आपका जो स्ट्राइक प्राइस है ये ज्यादा रहेगा, जितने में आपने खरीदा, मैंने 500 की चीज खरीद ली, जबकि इसका जो मार्केट का प्राइस था वो 50 रुपए था,
तो मेरे लिए तो वो मैंने बेफालतू में खरीद लिया इतना महंगा। तो वही कहते हैं कि जब स्ट्राइक प्राइस ज्यादा रहेगा और स्टॉक का प्राइस कम रहेगा, इफ बाइंग एट द मार्केट इज चीपर, तो मेरा आपसे लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मैं मार्केट से ले लेता ना उसको, स्टॉक प्राइस जो इसका था, तो मेरे को सस्ता पड़ता। तो वहां पर क्या है, आपका जो कॉल ऑप्शन है ये वर्थलेस रह जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि इन ब्लैक स्कूल्स मॉडल विच फैक्टर अफेक्ट्स बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन, जिसका असर दोनों के ऊपर था, हमने किया था ना। हाँ जी, इसका आंसर क्या रहेगा? तो हर एक चीज का असर पड़ रहा था, कॉल के ऑप्शन के ऊपर भी, पुट ऑप्शन के ऊपर, स्ट्राइक प्राइस का भी, रिस्क फ्री रेट का भी, टाइम का भी, वॉलेटिलिटी का भी। देखिए ये पीछे किया था हमने। वेट करिए। हाँ जी, देखिए यहाँ पर था, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये था हमारी लास्ट वाली स्लाइड। ओके, तो ये जो यहाँ पर था इसके पीछे, हाँ जी, तो इन सारी चीजों का असर पड़ रहा था ऑप्शन के ऊपर। तो ये जो मॉडल है आपका ब्लैक स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, ये कॉन्टिन्यूस प्राइस की मूवमेंट के ऊपर मतलब इसको अज्यूम करता है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स देगा, और ये ऑप्शन की ट्रेडिंग में यूज किया जाता है। डेट मीन्स तो जिनका असर ऑप्शंस के ऊपर पड़ रहा, तो उसका असर इस मॉडल के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा? लास्ट वाला था ऑल ऑफ द अबव। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, वेट करिए। ये देखिए ब्लैक स्कोल्स मॉडल के ऊपर किस फैक्टर्स का असर पड़ रहा, आपकी कॉल ऑप्शन के ऊपर भी और पुट ऑप्शन के ऊपर भी। तो स्ट्राइक प्राइस, रिस्क फ्री रेट, टाइम टू मैच्योरिटी, वॉलेटिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। जितने भी आपको फैक्टर्स यहाँ पर बताए गए, इनका असर क्या है, ऑप्शन की प्राइसिंग के ऊपर पड़ता ही पड़ता, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। हाँ जी, डन। तो इसी के साथ हमारी ये आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, और आपका जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी था टॉपिक, ये आपका प्रॉपरली टोटली कंप्लीट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही खुद में वाइड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से करके जाइएगा अपने एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।